धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। मेरे विंसेंट पाला जो हमारे मित्र हैं, वो जो बिल लेकर आए, हम उसके समर्थन में खड़े हुए और देखने में, मैंने उस दिन कहा उपाध्यक्ष महोदय कि देखने में ये बिल बहुत छोटा लगता है कि बहुत छोटा संशोधन है, लेकिन पूरी की पूरी जो आत्मा है 6th शेड्यूल की, उसमें जो इन्होंने 3 पॉइंट दिए हैं कि जिला परिषद में सदस्यों की संख्या 30 से बढ़ाकर 40 कर दी जाए, खान और खनिजों से संबंधित आदिवासियों की परंपरागत उपजीविकाओं को जिला परिषद की विधायी सक्षमता के अंदर लाया जाए और आदिवासियों की रूढ़िजन्य पद्धतियों और हितों का संरक्षण करने की दृष्टि से संशोधन करने का प्रस्ताव। मूल में आदिवासियों का विकास हो, क्योंकि मैं जिस इलाके से आता हूं वो खुद ही आदिवासी बाहुल्य इलाका है। संथाल परगना शेड्यूल 5 का इलाका है, या शेड्यूल 6 की बात कर रहे हैं। और पता है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद अंग्रेजों की नीतियों के कारण जो आदिवासी समाज का विकास होना चाहिए, वो विकास आज तक नहीं हो पाया, और इसीलिए हम इसके समर्थन में खड़े हुए हैं। लेकिन जहां मेरी बात अधूरी रह गई थी सर, 20 मिनट्स लेट फ्लाइट, अधूरी ये रह गई थी कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। और आवश्यकता में उस दिन जो मैंने कोट किया था, विंसेंट पाला साहब जो है वो कांग्रेस के हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और जेबी पटनायक साहब कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता थे, और उनको संजोग से कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर बनाया था, और हम उन्हीं की बातों को कोट कर रहे थे। उन्होंने कहा यह 6th शेड्यूल पर सर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यह देश को जानने वाला है कि आखिर 6th शेड्यूल है क्या, उसकी समस्याएं क्या हैं, और वहां क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टियों के नीति के कारण हम कहां आज आकर खड़े हैं। उन्होंने कहा सर, मैं जेबी पटनायक साहब को कोट कर रहा हूं सर, इन द 6th शेड्यूल एरियाज देयर इज नो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स and administration. There is no panchayat and parishad. All you have is only a district council which elects few people and they enjoy unbridled power, but democracy demands that power should not be concentrated in a few hands. 275, Article 275, Article 342, आप जितने आर्टिकल की बात करेंगे उसमें 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के लिए सारे के सारे अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर के ऊपर जो है निहित किए हुए। गवर्नर को यह अधिकार है कि वो अलग से इस क्षेत्र के विकास के लिए डेवलपमेंट कर पाए, उसके लिए अलग से सोच पाए, उसके लिए अलग से मीटिंग कर पाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली यह माना जाता है कि इस तरह के शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 एरिया को हम डायरेक्ट देखते हैं। वो गवर्नर साहब क्या कहते हैं, जो कि खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, जो डेमोक्रेसी के बाद गवर्नर बने। ऐसा नहीं है कि अचानक जो है वो बैठे बैठे कोई ब्यूरोक्रेट थे और गवर्नर बन गए। वो जिस इलाके में मुख्यमंत्री रहे, वो उड़ीसा जैसा राज्य रहा। उड़ीसा में आज भी मैं आपको बताऊं कि आदिवासियों का पॉपुलेशन यदि किसी राज्य में सबसे ज्यादा है, 32-33% के आसपास है, तो वो उड़ीसा में है। उड़ीसा में उनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और वहां वो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के हालात हैं। वो इसके आगे जाते हैं सर, वो इसके आगे कहते हैं कि यूनिट्स शुड बी क्रिएटेड दैट विल रिप्रेजेंट पीपुल एट ऑल स्टार्टा। फॉर इंस्टांस द मनरेगा स्कीम इज इंप्लीमेंटेड एट द पंचायत लेवल। मनी कम्स डायरेक्टली थ्रू द पंचायत। If there is no panchayat, there is no representation at the village level. Where will the money from the center go to? मिल ही नहीं रहा है। 13वें वित्त आयोग का पैसा हो, 14वें वित्त आयोग का पैसा हो, 12वें वित्त आयोग का पैसा हो, मनरेगा जैसी इतनी बड़ी योजना है सर, वहां पंचायत सिस्टम नहीं है। और आप ये समझिए कि किस तरह का कोऑर्डिनेशन है कि वो इलाका किस तरह से मरहूम हो रहा है। पैसा नहीं मिल रहा है सर, और पैसा यदि नहीं मिलेगा तो गरीबों का पलायन होगा। आप ये देखिए कि दिल्ली पढ़ने के लिए नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आते हैं सर, और ये उनका अधिकार है। ये देश जितना हमारा है उससे कम उनका नहीं है, उनका भी वो देश है सर, और उनको भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और मिल रही है। लेकिन जब दिल्ली आते हैं
तो ये बार बार आरोप होता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, या कहीं भी दूसरे जगह पर जाते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हम वहां एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं डेवलप कर पा रहे, हम वहां बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जो एजुकेशन के लिए सबसे बड़ा प्राइमरी एजुकेशन है सर, प्राइमरी एजुकेशन पूरा का पूरा अधिकार जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का ही है। और वो कैसे फेल हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा सर। वो कह रहे हैं कि द नॉन 6th शेड्यूल एरियाज आर मोर डेवलप्ड देन द 6th शेड्यूल वंस, while the 6th schedule was enacted for giving more benefit to the people and bring development at a faster pace, the result on the ground has been opposite. ये कितनी बड़ी समस्या है सर, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने खुद ही आपको कहा कि मैं जिस इलाके से आता हूं उसका कुछ इलाका जो है, जैसे गोड्डा जहां से मैं सांसद हूं सर, उसके दो जो ब्लॉक हैं वो 5th शेड्यूल में है। एक जिला जो दुमका जहां की मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पूरा का पूरा 5th शेड्यूल है। मैं ये मानता हूं कि 5th शेड्यूल में जो है ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन 6th शेड्यूल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, जो उस वक्त कई एक लोगों ने अपोज किया, इवन मैं जब अपने डिलिब्रेशन में आगे बढ़ूंगा तो मैं कहूंगा कि नेहरू जी ने किस तरह से इन चीजों को किया और 6th शेड्यूल की क्या आवश्यकता होगी। प्रैक्टिकली देयर इज वेरी लिटिल डेवलपमेंट इन दिस एरियाज, देयर इज लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। आप किस लिए मांग रहे हैं? पाला साहब, आप उस एरिया से आते हैं, और मैंने जो कहा कि केवल पढ़ाई के लिए ही लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, वो पलायन कर रहे हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्री जो है वहां डेवलप नहीं हो पा रही है। इंडस्ट्री डेवलप क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर, वो इतना खत्म हो चुका है कि वहां के बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, उनका डेवलपमेंट क्या होगा, उसके लिए कोई आगे सोचने को तैयार नहीं है। Under such circumstances, where will the young people go? They are become easy targets for rebel element who take full advantage of the situation and recruit them. इन्होंने परेशानी बताई। पूरी नॉर्थ ईस्ट की आज की समस्या क्या है सर? मणिपुर में समस्या है, मिजोरम में समस्या है, नागालैंड में समस्या है, पूरा का पूरा जो बर्मा बॉर्डर है, इवन आप देखिए कि बोडोलैंड में समस्या है। आप देखेंगे उल्फा के कारण जो है पूरा बांग्लादेश बॉर्डर, पूरा त्रिपुरा बॉर्डर, आप कहीं भी देखेंगे। आखिर इस तरह से जो मिलिटेंसी वहां बढ़ रही है, लोग जो यूथ हथियार उठा रहे हैं इतने वर्षों तक, जो है वो अपने आप को जो देश नहीं मान रहे हैं, उसका कारण क्या है? कि वो एक सॉफ्ट टारगेट हो रहे हैं। सॉफ्ट टारगेट इसलिए हो रहे हैं कि वहां जो डेवलपमेंट का जो तरीका है, जो जिसके कारण कि 6th शेड्यूल दिया गया, और जो कारण है उसमें यह निहित है कि ना राज्य सरकार और ना वहां का जो 6th शेड्यूल का जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो इसको आगे करने वाला है। इतना ही नहीं है सर, वो इससे और आगे बढ़े। इन माई व्यू, whoever is corrupt should be dealt with strongly. A CBI inquiry is on. Prosecution will start any moment against those found guilty. If any new information, including new names, come up, the CBI should take up the cases. No corrupt person should be protected. और उसके आगे क्या कर रहे हैं कि the North Kachar Autonomous Council in Dima Hasko district is under the scrutiny of NIA and CBI for the alleged misappropriation of over rupees 1,000 crore of government funds. 90-10, 90-10 का पूरा हिसाब है। पूरे देश भर में 60-40, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे PMGSY हो, चाहे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो, कुछ भी हो। इवन आप समझिए कि हम टैक्स इंसेंटिव देते हैं, और आपको पता है कि डीमोनेटाइजेशन में अभी पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट उठकर जो है पैसा जा रहा था। क्यों पैसा जा रहा था? पैसा इसलिए जा रहा था कि हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो, लेकिन वहां क्या हो रहा है? वहां इस डेवलपमेंट के आधार पर केवल और केवल पैसे की चोरी हो रही है, और कोई भी आदमी इसको देखने के लिए नहीं है। तो पाला साहब, आप जो लेकर आए बिल को, इसमें जो समस्या थी, यदि उसको पूरा कॉम्प्रहेंसिव यदि आप बिल लेकर आते तो मुझे लगता है कि, और इन समस्याओं के बारे में यदि आप सोचते, तो मुझे लगता है कुछ इलाके, संजोग से आप हैं और किरण रिज्जू साहब बैठे हुए हैं जो मुझसे ज़्यादा जो है करोड़ों गुना ज़्यादा आप लोग नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं के बारे में जानते हैं। यहाँ होता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। आप लोगों को बोलना थोड़ा टफ पड़ेगा,
क्योंकि इलेक्शन का सवाल होता है। इलेक्शन में जो है सही बात कौन बोलेगा, सही बात जो बोलेगा वो चुनाव हार जाएगा। हम भी किसी एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपने एरिया के बारे में इतना खुलकर नहीं बोल सकते, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में मेरा व्यक्तिगत जो है एक सांसद के नाते बहुत स्टेक नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज पूरे देश को और सारे लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि क्या क्या कारण है। पहला जो कारण है जहां की अपने को रोकने की आवश्यकता है वो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। और पूरा का पूरा जो ऑडिट है, ऑडिट का सिस्टम इतना फेल है कि वो पूरा का पूरा पैसा कहां ड्रेन में चला जाता है, डेवलपमेंट का पैसा कहां जाता है, उसके बारे में कोई आदमी चिंतित नहीं है। इसके बाद जो आर्टिकल 275 में आपको जो कोऑर्डिनेशन का अधिकार दिया है कि राज्य का अधिकार क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का क्या अधिकार होगा, एक दूसरे के अधिकार को वो ओवरलैप कर रहा है। और ओवरलैप कर रहा है तो मान लीजिए कि कभी कोई दूसरा आदमी जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राज्य में कोई दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो आर्टिकल 275 की जो भावना है वो पूरा का पूरा वहां लागू नहीं हो रहा है। और इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन वर्क है डिस्ट्रिक्ट का वो पूरा का पूरा तबाह हो गया है। उसी तरह जो 6 शेड्यूल का जो अंडर पारा 318 वो जो ले डाउन कर रहा है कि कोई भी लॉ, मतलब इसके ऊपर हम और भी बाद में जाएंगे, कि कोई भी कानून जब तक कि वहां कोई लागू नहीं होगा, जैसे पार्लियामेंट कोई कानून यदि पास करती है तो ये 6 शेड्यूल के एरिया में लागू नहीं होगा। लागू तब होगा जब उसको वहां की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है एक्सेप्ट करेगी। लेकिन आपने क्या किया, उसमें जो है मिजोरम के केस में उसमें एक पारा जो है 12B जो है 6 शेड्यूल में डाल दिया गया और वो ओवरराइडिंग पावर दे रहा है लेजिस्लेचर को। आप ये समझिए कि जिस मजबूती के लिए हमने ये किया वो ओवरराइडिंग पावर 12B देकर जो है हमने वहां के 6 शेड्यूल के चीजों को डाइल्यूट करने का प्रयास किया है। उसी तरह से जो प्रधान कौन होगा, एक जो बड़ा सवाल है, और प्रधान का सिलेक्शन क्या होगा, वो जो 3G में जो 6 शेड्यूल का जो ये है कि 3G में कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो सक्सेशन। One minute. Yeah. See now, honourable members, 4 hours time allotted for discussion on the bill is almost exhausted. As there are 3 more members to take part in the discussion on the bill, if the House agrees, the time for discussion of the bill may be extended by 1 hour. Time is extended by 1 hour. Now. 1 hour would be insufficient for him, sir. No, you will finish within a minute also. He knows how to speak. The minute you come, you conclude. मैं केवल बिल पर ही बोल रहा हूं सर। आप देखिए 6 शेड्यूल से कहीं आगे बायां दायां जा ही नहीं रहा हूं सर। You can give the other members also. 3 members have to speak and minister has to reply according to that he can speak. सर, तो मैं ये कह रहा हूं कि 1971 में जो मीजो हिल डिस्ट्रिक्ट एरिया है और जो स्टेटहुड उसको 1986 में मिला, तो प्रधान का सिलेक्शन कैसा होगा, वो सिलेक्शन स्टेट ने अपने पास रख लिया। तो जो 6 शेड्यूल का जो चीज था वो अपने आप डाइल्यूट हो गया, और वो डाइल्यूट जिस दिन से दिया गया है उस दिन से डाइल्यूट हो रहा है सर। और मुझे लगता है कि जो आज की स्थिति है ट्राइबल पीपुल की, खासकर 6 शेड्यूल एरिया की, और जिससे कि मिस्टर पाला यहाँ आए हुए सर, निदा फाजली की एक कविता है सर कि इंसान में हैवान यहां भी हैं वहां भी हैं, इंसान में हैवान यहां भी हैं वहां भी हैं, अल्लाह निगाहवान यहां भी हैं वहां भी हैं, खूंखार दरिंदों के फकत नाम अलग हैं, शहरों में बयाबान यहां भी हैं वहां भी। उठता है दिलो जां से धुआं, दोनों तरफ ही ये मीर का दीवान यहां भी है वहां भी है। मैं आपको बताऊं उपाध्यक्ष महोदय कि जिस चीज के लिए 6 शेड्यूल आया, जिन लोगों के जिम्मे दिया गया, वो सारी चीजें आज कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है सर। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो काफी इसके ऊपर जो है लड़ाई हुई सर, और बारदोली कमेटी बनी, बारदोली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बारदोली कमेटी बनी, अंबेडकर साहब ने इसको जो है ये किया, एक सब कमेटी बनी सर,
और सब कमेटी ने मई 6, 1946 को एक रिपोर्ट दी कि फाइनली 6 शेड्यूल क्यों होना चाहिए। सब कमेटी sought to evolve a system by which it could be possible to remove the apprehension of the tribal people, simple and backward as they were, so they might not be exploited, subjugated and oppressed by the more advanced people. इस कारण से ये सब कमेटी के रिकमेंडेशन थे और इस सब कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर ये हिल काउंसिल बनी। एग्रीड बहुत अच्छा बना, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो इतिहास है उसको पहले देखने की आवश्यकता है सर। जो मगध एम्पायर था, मगध एम्पायर के समय इसकी एक बड़ी अच्छी स्थिति थी और अंत महात्या कह के जो है कोई राजा के तौर पर जो है उसको डेवलप किया जाता था। मतलब आप समझिए कि वो रूल कैसे किया जाएगा, चीजें कैसे किया जाएगा। प्लेन में, ट्राइब्स में किसी प्रकार का अंतर अशोका डायनेस्टी के समय नहीं था। जब मुगल आए तो मुगल ने उसी तरह का सैनिक की छावनी बनाकर नॉर्थ ईस्ट को एक आम आदमी की तरह देखने का प्रयास किया। ये जो चेंजेज स्टार्ट हुए ट्राइबल को अलग करने का, कि ट्राइबल अलग हैं, आर्य अलग हैं, अनार्य अलग हैं, द्रविड़ अलग हैं, आर्य अलग हैं, द्रविड़ अलग हैं, हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, वो देश के नागरिक हैं। ये जो शुरू हुआ, ये शुरू क्यों हुआ? और इसके पीछे जो इतिहास है सर कि 1854 में एच.एम. ग्रोव की हत्या हो गई। जब मैं आपको बताऊं कि पहले संथाल म्यूटिनी के पहले 1857 की क्रांति के पहले 1855 में जो है संथाल म्यूटिनी हुई और मैं जिस इलाके से आता हूं वहीं संथाल म्यूटिनी हुई। और जो मेरा जो जिला है भागलपुर, वहां 1776 में तिलका मांझी को जो है फांसी पर लटकाया गया था। उसके पहले नॉर्थ ईस्ट में जब इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने जो है क्रिश्चियनिटी फैलाने की कोशिश की, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तब तक वहां अटैक हुआ। और आपको ध्यान होगा पाला साहब कि 1911 में 42 लोगों की हत्या हो गई, उसमें विलियमसन और गार्सन की हत्या हुई थी। मतलब नॉर्थ ईस्ट के इतिहास में 1911 जो है खूनी इतिहास के तौर पर जो है ये माना गया। और इस कारण से उन लोगों को ये लगा कि यहां शासन करना मुश्किल है। और खोंड रेबेलियन हो, 1855 का जो मैंने संथाल म्यूटिनी की बात की, तो ट्राइबल जो है वो किसी का कंट्रोल सुनने और समझने को तैयार नहीं थे। और उनको लगता था कि ये देश हमारा है, इस देश में यदि रहना है, ये देश में सारा अधिकार क्षेत्र हमारा है और ये जो विदेशी आ रहे हैं, इन विदेशियों के साथ मुकाबला करना चाहिए। और उनका एक इतिहास इतना सशक्त था कि वो किसी से भी फाइट करने को तैयार रहते थे। और ये बात जब ब्रिटिश के दिमाग में आ गया तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि इसका डेवलपमेंट कैसे नहीं हो, और दूसरा ये कैसे भारत के अन्य लोगों से अलग हैं, मैदानी लोगों से कैसे अलग हैं, उस तरह का स्कीम इन्होंने बनाना स्टार्ट किया। और उसके आधार पर ये कानून जो है सर इन्होंने बनाया। जब भारत आजाद हुआ तो गांधी जी हों, गांधी जी के अनुयायी ए.बी. ठक्कर हों, या देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, वो सभी का यह कहना था कि आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच में कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए और कोई भी ऐसा शासन पद्धति नहीं होना चाहिए जिसमें कि आदिवासियों को जिंदगी भर यह लगता रहे कि हम आदिवासी हैं। और मैं नेहरू जी को कोट करूंगा सर कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने जब कमेटी बनाई तो उन्होंने कहा कि वी मस्ट लेट देम feel that we come to give and not to take something away from them। ये नेहरू जी ने उस वक्त कहा। और नेहरू जी ने कहा कि आप, मतलब जो एल्विन की कमेटी की रिपोर्ट बनी और जिसने कि एक मिडिल पथ की बात कही, उसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार, जब हम भारत देश स्वतंत्र हो गया है, ये देश जितना हमारा है उतना उनका भी है, उनको ये फील होना चाहिए कि हम उनसे कुछ लेने नहीं आ रहे। आज जब आप खान और खनिज की बात कर रहे हो, जो संशोधन आप लेकर आए हो पाला साहब, वहां
हम पढ़ते हैं कि पूरा का पूरा यूरेनियम और थोरियम का भंडार है, कोयले का भंडार है, लेकिन ना वहां यूरेनियम की कोई यूनिट आ पा रही है, थोरियम की कोई यूनिट आ रही है। कोयला जो है इतना भंडार है आपके खुद के राज्य में, आपको पता है कि आप कोयला के तौर पर जो है बहुत ये हो, लेकिन कोयले पर आधारित कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही है कोयले का, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारा खान है और ये देश के दूसरे कोने में चला जाएगा जो हमारा देश नहीं है। ये 6 शेड्यूल जो है एक जो बड़ा प्रॉब्लम आया है और जिसमें एक बड़े संशोधन की आवश्यकता है, और इस चीज को मिस्टर नेहरू जो है उस वक्त जानते थे। ये उनका भाषण जो है 1950-51 का मैं आपको कोट कर रहा हूं, और वो कहते थे कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक थ्योरी दी सर, नेहरू जी की जो थ्योरी थी, नेहरू जी की थ्योरी थी ट्राइबल पंचशील। उन्होंने 5 थ्योरी दी और उन्होंने कहा कि इसके आधार पर जो है शासन व्यवस्था बढ़नी चाहिए, और वो ट्राइबल पंचशील था। पहला थ्योरी था उसका कि पीपल शुड डेवलप अलोंग द लाइंस ऑफ देयर ओन जीनियस एंड वी शुड अवॉइड इम्पोजिंग एनीथिंग ऑन देम, वी शुड ट्राई टू एनकरेज इन एवरी वे देयर ओन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड कल्चर। ये क्या पूरा कर पाई? क्योंकि ये पूरा का पूरा शासन व्यवस्था, प्रहलाद सिंह पटेल साहब यहां बैठे हुए मणिपुर से सरकार बनाकर आए हैं और मैं इनको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज सिचुएशन वहां क्या है। आज आप लड़ाई कर रहे हो, उनका ट्रेडिशन क्या है, उनका आर्ट क्या है, उनका कल्चर क्या है। आप इसको स्वीकार करना चाहो या नहीं स्वीकार करना चाहो, यदि हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं तो क्या ट्राइबल कल्चर बच पा रहा है? ट्राइबल का एक अपना अलग कल्चर है। उन्होंने कभी जो है वहां जाकर जो है पूजा पाठ नहीं किया, वो कभी क्रिश्चियन मिशनरी के चक्कर में नहीं रहे। और मैंने आपको बताया कि 1846 से लेकर आज तक का उनका इतिहास है कि उन्होंने इसका विरोध किया। आज वहां पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो पूरा कन्वर्ट हो गया है, और जब कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या नेहरू जी जो चाहते थे, और ये पिछले 60-70 साल में हुआ, आपने वहां भी शासन किया है, चाहे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का सवाल हो, चाहे स्टेट का सवाल हो, चाहे सेंटर का सवाल हो, और आज वो पंचशील का सिद्धांत। और इस कारण से ट्राइबल पीपुल को ये लगता है कि हम अपने कल्चर को बचा नहीं पा रहे। दूसरा उनका था कि ट्राइबल राइट्स टू लैंड एंड फॉरेस्ट शुड बी रेस्पेक्टेड। आज हम उनको नहीं दे रहे, और किस तरह से नेहरू जी ने जो बातें कही, उन्होंने किस तरह से उसको पलटा, ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से 1950-52 के बाद से ये 6 शेड्यूल और ये सब बनने के बाद ही जो है उनका फॉरेस्ट राइट जो है ले गया, जो कि बाद में पेशा कानून के तौर पर हो गया। थर्ड, उन्होंने कहा कि वी शुड ट्राई टू ट्रेन एंड बिल्ट अप ए टीम ऑफ देयर ओन पीपल to do the work of administration and development. Some technical person from outside will no doubt be needed, especially in the beginning, but we should avoid introducing too many outsiders in the tribal territory. क्या आज वहां बाहर के लोग नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं ना। इसको रोकने के लिए क्या किया? क्या ऐसा कारण था? आपको कानून तो आपने बना लिया, लेकिन जो करप्शन है, जो नेपोटिज्म है, जो कुछ लोगों के हाथ में जो ये चीजें हैं, उसको इस बाहर के लोगों को रोकने के लिए आपने क्या प्रयास किया? इसके बाद कहा कि वी शुड नॉट ओवर एडमिनिस्टर दीज एरियाज और ओवरवेलम देम विथ मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्कीम्स. वी शुड रादर वर्क थ्रू एंड नॉट इन राइवलरी टू देयर ओन सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन. जिस बात को कि ये ट्राइबल पंचशील में कहा गया, आज क्या हो रहा है? आज जो है, जो शेड्यूल एरिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, वो स्टेट को मानने को तैयार नहीं है. स्टेट जो है सेंटर की बातों को इंप्लीमेंट करने को तैयार नहीं है. 90-10 के सिस्टम के बाद भी आज ये फैक्ट है कि केवल और केवल ठेकेदार, नॉर्थ ईस्ट का पैसा, आपको पता है कि 1600 करोड़ हमारी सरकार जो है वहां पैसा खर्चा करना चाहती है. नॉर्थ ईस्ट की मिनिस्ट्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई. ट्राइबल की मिनिस्ट्री जो है आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय बना ये सरकार. लेकिन 10 साल में आपने क्या काम किया? वहां किस तरह का डेवलपमेंट हुआ? वहां रोड नहीं है, रेल नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, गैस. इसके बाद जो पांचवा चीज है कि वी शुड जज रिजल्ट नॉट बाय स्टैटिस्टिक्स और द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट, बाय द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर दैट इज इवॉल्व. ये नहीं, वही उन्हीं का बिल है, वो पाला साहब का ही बिल है, इसीलिए वो पूरा का पूरा उस पर ध्यान दे रहे हैं और उसके ऊपर पूरा का पूरा सुन रहे हैं. लेकिन क्या हो गया कि हम केवल पैसा खर्चा कर रहे हैं, क्वालिटी लाइफ. एक छोटा सा सवाल मैंने आपको कहा कि प्राइमरी एजुकेशन, टैक्स कलेक्शन, ये सारी चीजें जो है आपके शेड्यूल 6 में मौजूद हैं.
सबसे बुरी स्थिति यदि जेबी पटनायक को कोट करें, यदि अपने प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन और सांख्यिकी विभाग को कोट करें, यदि वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट को कोट करें, आईएमएफ के रिपोर्ट को कोट करें, तो पता चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट में शेड्यूल 6 का जो एरिया है, प्राइमरी एजुकेशन का लेवल उसमें सबसे ज्यादा कम है, सबसे कम है, सबसे बुरी स्थिति है। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो फेल हो रहा है। और उसके बाद आपने क्या किया, मैं आपको बताऊं कि 1952 में जो ट्राइबल राइट्स की बात थी और फॉरेस्ट की बात थी, ये बड़ा अच्छा प्रहलाद जी देश को सोचने वाली बात है कि कांग्रेस वाले कहते कुछ करते, उसमें भी पहले प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, 1952 की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने क्या किया कि न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 आया, 1952 की न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी आई। क्या कहा उसने, द रिलीज ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स फॉर कल्टीवेशन सब्जेक्ट टू सर्टेन सेफगार्ड्स वाज देयर इन ओल्ड पॉलिसी वेयर द न्यू पॉलिसी विड्रॉ द कंसेशन। जो पुरानी पॉलिसी थी, आप पंचशील का सिद्धांत लेके आए, मतलब आप समझें कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स कांग्रेस कैसे करती रही, किस तरह से आपने एक झुंझुना पकड़ा दिया 6 शेड्यूल के नाम पर, कहे कि आपका डेवलपमेंट होगा, आपकी चीजें होंगी। और यह सिचुएशन क्या पैदा हुआ, सिचुएशन यह पैदा हुआ कि जो कल्टीवेशन का जो है, फॉरेस्ट लैंड के कल्टीवेशन का अधिकार जो ट्राइबल के पास था, उसने उस कंसेशन को बाहर कर लिया। दूसरा काम क्या किया, ओल्ड पॉलिसी में क्या था कि द ओल्ड पॉलिसी हैड लेफ्ट ए मार्जिन for the supply of the villagers requirements from the outlying areas in the reserve forest, and the new policy decided to have village forest for this purpose। मतलब आप ये समझिए कि वो आउटलाइन करता था रिजर्व फॉरेस्ट को। अब आपने कहीं भी राज्य सरकार तय कर ले ये फॉरेस्ट है, आप उसी में काम करो, लेकिन जो उनका जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसके ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। ये मैंने नहीं किया, ये कांग्रेस की आपकी सरकार थी 1952 में, उसने किस तरह से फॉरेस्ट राइट, जिसकी आप बात लेकर आ रहे हो, खान खनिज संपदा कल्टीवेशन, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि किस तरह हुआ। तीसरा जो है फ्री गेजिंग, हम लोग सभी, आपको पता है कि हम लोग जितने भी यहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, सभी जगह चारागाह के लिए जगह निर्धारित है। जितने भी गांव हैं, कोई ऐसा गांव नहीं है इस देश में जहां की वो जमीन निर्धारित नहीं है, आज भी है। और सबसे मुश्किल काम है उस लैंड को ट्रांसफर करना, और वो लैंड ट्रांसफर तभी होगा जब उसी पंचायत में या उसी जगह पर हम कहीं दूसरा लैंड दे देंगे। ये नहीं है कि सरकार उस जमीन को जो है ले लेगी, क्योंकि उनको गाय भैंस माल को जो है खिलाने की आवश्यकता है, भेड़ बकरी को खिलाने की आवश्यकता है, और वो सबसे मुश्किल है। क्या कहा, free gazing of cattle in the forest was there in old policy, whereas the new policy has brought it under control। अब आप पूछ कर जाइए, पहले था कि जहां जंगल है, झाड़ है, ये है, वो है, वहां आप खिलाते रहिए, लेकिन न्यू पॉलिसी जो 1952 की बनी, उसने उस ट्राइबल किस तरह से मिलिटेंट हुए, किस तरह से नॉर्थ ईस्ट जो है अपने आप को वर्षों तक इस देश का पार्ट नहीं मान पाया, किस तरह से इस तरह के मूवमेंट पैदा हुए, उसमें कौन कौन सी पॉलिसी जिम्मेवार है। क्योंकि कांग्रेस का होता है कि कोई चीज खराब खत्म हो गया, आप समझिए कि जब इसके ऊपर समस्या आई तो एक ढेबर कमेटी बन गई, ढेबर कमेटी हो गई तो बलवंत राय मेहता की कमेटी बन गई, बलवंत राय मेहता कमेटी से पिंड छूटा तो वेंकट चलैया कमेटी बन गई, वेंकट चलैया कमेटी से पीछा छोड़ा तो कोई एक और कमेटी बन गई। तो इस तरह की कमेटी बनाने का खेल जो है कांग्रेस हमेशा करते रहती है। इसके बाद सर जो चौथा था कि ओल्ड पॉलिसी में डिड नॉट टच द प्राइवेट फॉरेस्ट ऑफ द ट्राइबल्स, द न्यू पॉलिसी हैज प्लेस्ड रेस्ट्रिक्शन टू देम। जो प्राइवेट फॉरेस्ट है, ये ठीक है कि हम लोग भी यदि पेड़ पौधा लगाते हैं, यदि उसको काटने की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोगों को भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उसकी आवश्यकता होती है कि पॉलिसी में कि हम उसको काटें या ना काटें। आपने पूरा का पूरा रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप अब उसको कुछ ही नहीं कर सकते हो। और वहां मैं आपको बताऊं कि ट्राइबल की एक ऐसी संस्कृति है जिस संस्कृति को कि नष्ट होने के लिए मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा कन्वर्सन हो रहा है और उस संस्कृति को नष्ट कर रहा है। ट्राइबल जो है पूजते हैं, क्योंकि मैं भी उस इलाके से आता हूं, पेड़ उनके लिए भगवान की तरह है। आपने ठेकेदार को वहां डाल दिया, यह काम ठेकेदार कर रहा है जो ट्राइबल नहीं है, जो बाहर का आदमी है, और बाहर का आदमी बिचौलिया बनकर यह काम करता था। तो बाहर के कॉन्ट्रैक्टर को रोकने के बदले उससे पैसा लेके, उससे करप्शन करके आपने पूरे रूल को ही बदल दिया। ये काम आपने किया। और पांचवा जो सबसे बड़ा किया कि न्यू पॉलिसी मेड वन इंपॉर्टेंट कंसेशन, इट एडमिटेड दैट व्हाइल इट वाज एम्फेटिकली अपोज्ड टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन,
persuasive and not coercive measures should be used in a soft missionary rather than an authoritarian manner to attempt to wean the tribals from their traditional method. आप उसको क्या कर रहे हैं? आप उसको कह रहे हैं कि आप कल्टीवेशन की तरफ चले जाओ, ये काम मत करो, वो काम नहीं करो, ये काम पूजा नहीं करो, इसके पढ़ाई की तरफ चले जाओ। आप यदि इस तरह से रेस्ट्रिक्शन यदि डालेंगे तो हालत कितनी खराब होगी। और उसका यह सब नतीजा है कि आज भी वो इलाका जो है डेवलप नहीं हुआ। इसके बाद वहां बड़ा आंदोलन हो गया, चीजें हो गई, लोगों को लगा कि अब इसको संभाल पाना बहुत मुश्किल है, कहीं एक अलग राज्य की मांग होने लगी, 6 शेड्यूल के और भी एरिया का मांग होने लगा, तो एक ढेबर कमेटी बन गई और ढेबर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। ढेबर कमेटी की रिपोर्ट से जब संतुष्ट नहीं हुआ आदमी, तो मैं आपको बताऊं कि एक बलवंत राय कमेटी बनी और बलवंत राय कमेटी को ट्राइबल एरिया के लिए कैसे डेवलपमेंट होगा इसके लिए कहा गया कि आप रिकमेंडेशन। आज तक बलवंत राय कमेटी का रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाया। उसने पहला रिकमेंडेशन क्या किया? उसने कहा कि लाइक अदर ब्लॉक्स, बजट फॉर डेवलपमेंट वर्क इन ट्राइबल एरियाज शुड बी फॉर 6 years। चुनाव कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। स्टेट का चुनाव अलग, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अलग। मैं उसमें जाऊंगा कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बीच में ही जो है भंग भी किया जा सकता है यदि राज्य के हिसाब से वो नहीं चल सकता है। क्या आज तक ब्लॉक के लेवल पर कोई बजट बन पाया? उन्होंने कहा कि इकाई जो है ट्राइबल एरिया के इकाई डेवलपमेंट की इकाई के लिए आप जो है ब्लॉक को मानो। ब्लॉक को तो आप मानते ही नहीं, आप तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को एक इकाई मानते हैं। और इस कारण से, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो सिचुएशन है कि वो 14वें वित्त आयोग का 13वें वित्त आयोग का पैसा वहां नहीं जा पा रहा है, मनरेगा जैसी योजनाएं जो है लागू करने में ढेर सारी समस्याएं आ रही हैं, वो आज तक 1981 का ये बलवंत राय मेहता कमेटी का, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग यहाँ बलवंत राय मेहता रोड जो है बड़ा पढ़ते थे, मुझे लगता था कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि बलवंत राय मेहता ने किस तरह के रिपोर्ट दिए थे। दूसरा उन्होंने रिपोर्ट दिया कि राइट टाइप ऑफ पर्सनल with sympathy and understanding of the tribal people should be selected, preferably local people। लेकिन क्या हुआ? नेपोटिज्म हावी हो गया। इलेक्शन वहां नहीं हो रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहा है। एक तरह से आप समझिए कि वो नॉमिनेशन की स्थिति है। एक तरह से जो राजा चले गए, वो राजा जो आप समझिए कि कुछ जो पैसे वाले लोग हैं, जो ठेकेदार टाइप लोग हैं, और अभी जो अरुणाचल के संजोग से चीफ मिनिस्टर की जो का लेटर जो सर्कुलेट हो रहा है, वो सही है या गलत है, मुझे वो सही है या गलत है, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन यदि वो सही है तो वो जो दिखा रहा है ठीक यही स्थिति पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में। उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक सारे सिस्टम के बारे में की, मैं ये कह रहा हूं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूं। मुझे पता है कि अरुणाचल 6 शेड्यूल में नहीं है, मैं लेकिन कह रहा हूं कि उस पूरे एरिया के बारे में, पूरे नॉर्थ ईस्ट के एरिया के बारे में जो है 8 बहनों के बारे में जो कहानी चल रही है, वो कहानी उसी तरह की है ना। और मैंने तो जेबी पटनायक को कोट किया, वो तो 6 शेड्यूल के लिए ही कह रहे थे। वो तो कह रहे हैं कि पैसा पूरा करप्शन जो है पूरा ड्रेन में जा रहा है। उन्होंने तीसरा रिकमेंडेशन किया कि द रिक्रूटेड पर्सनल शुड एक्वायर नॉलेज ऑफ द डायलेक्ट्स, customs and ways of life of the people and ways of life of the people among whom they work। ऐसा हो रहा है, बाहर के लोग जा रहे हैं, बाहर के लोगों को गांव के बारे में क्या पता, ट्राइबल कस्टम के बारे में क्या पता। मैं अपनी बात कह रहा हूं कि मुझे अब 8 साल हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए। यदि मुझे आज भी कह दे कि पूरा का पूरा मुझे ट्राइबल का कस्टम पता है, तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो किस तरह से शादी करेंगे, किस तरह से पूजा पाठ की पद्धति होगी, कौन सी चीजें होंगी, सरना पद्धति में करेंगे। लेकिन जो ये पूरा का पूरा कन्वर्सन है, पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट में काफी है, काफी। और जो मेरे 2 ब्लॉक हैं, 2 नहीं 4 ब्लॉक, वो शेड्यूल 5 के ब्लॉक हैं, जरमुंडी, सरैया हाट, बुआरी जोर और सुंदर पहाड़ी। ये 4 ब्लॉक जो है जहां मैं सांसद हूं, वहां 4 शेड्यूल 5 के ब्लॉक हैं। आप समझिए कि मुझे कस्टम के बारे में नहीं पता, लेकिन ये जब पूरा कन्वर्सन चलेगा, पूरा जिस तरह से चल रहा है, उसके कारण जो बाहर के लोग आ रहे हैं, ये बाहर के लोग उनके पूरी परंपरा को नष्ट कर रहे हैं, पूरी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। और उसके लिए कोई भी, मैं तो इस हाउस से जो है, इस माध्यम से आज
संजोग से यहाँ थावरचंद गहलोत साहब बैठे हुए हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आपके मंत्रालय में गहलोत साहब, एक अच्छी बात है कि यदि शेड्यूल कास्ट अपना यदि धर्म परिवर्तन कर लेता है तो वो रिजर्वेशन का हकदार नहीं होता है। उसी तरह से शेड्यूल ट्राइब में भी ये परंपरा होनी चाहिए, चूंकि आप ही के डिपार्टमेंट का ये पहले शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट का था कि जो भी शेड्यूल ट्राइब कन्वर्सन कर लेंगे उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जैसे ही ये काम होगा तो उनकी सभ्यता और संस्कृति बच जाएगी, सरना धर्म की संस्कृति बच जाएगी। मैं आप संजोग से बैठे हुए हैं, आपके माध्यम से भारत सरकार से मैं मांग करता हूं कि इस तरह का बिल जो है उनको लाना चाहिए। उसी तरह से उन्होंने जो कहा कि एफर्ट्स शुड बी मेड टू इंड्यूस द पीपल इन ट्राइबल एरियाज टू टेक अप सेटल्ड कल्टीवेशन वेयर एवर पॉसिबल। उन्होंने कहा कि खेती की तरफ एक्टिव करिए, जहां जहां जमीन है, सरकारी जमीन है, चीजें हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का पूरा जमीन जो है स्टेट में निहित हुआ, उसमें फिर एक क्वेश्चन मार्क है कि वो 1835 के कानून के खिलाफ है, 1935 के कानून के खिलाफ है, उसके लिए भी शेड्यूल 6 एरिया वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन कहा गया कि जो खेती करना चाहते हैं और जो बगल में कहीं बसे हुए हैं उनको आप जो है वो जगह दीजिए, जिससे कि आप उसको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर दे दीजिए, सरकारी जमीन है, चीजें हैं, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ। उसके बाद कहा कि सब्सिडाइज्ड फॉर हाउसिंग सप्लाइंग नेसेसरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट शुड बी स्ट्रेस्ड। हम फाइनेंस कमेटी के मेंबर हैं 8 साल से। इंदिरा जी ने जब ये बैंक का नेशनलाइजेशन किया तो उनका एक ही कारण था कि उन्होंने कहा बैंक नेशनलाइज्ड हम इसलिए कर रहे हैं कि जो पूरा का पूरा पूर्वी भारत है और जो पूर्वोत्तर भारत है, चाहे बिहार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, अब मेरा राज्य झारखंड है, चाहे बंगाल है, चाहे असम है, चाहे मिजोरम है, नागालैंड है, मेघालय है, ये इन सबों में जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, सीडी रेशियो है, वो लो है। लो कितना है? 30, यही तो मैं आ रहा हूं, इसी पर तो आ रहा हूं, 30-35% है। और इसको अपने को जो है 75%, 70%, 80% करना है, आगे ले जाना है। 1969 का ये नारा है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये क्वेश्चन करते रहते, आपने ये कह दिया, ये पूरा हुआ कि नहीं, 2 साल में वो हिसाब पूछना शुरू कर देंगे, 6 महीना में किया नहीं। ये 1969 में आपने नेशनलाइज्ड किया। आज हम कितने साल के बाद बात कर रहे हैं? आज हम लगभग आप समझिए कि 48-49 साल के बाद बात कर रहे हैं। आज भी पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट का, पूरे के पूरे ईस्टर्न इंडिया का इंक्लूडिंग झारखंड, हमारा सीडी रेशियो जो है आज भी 35-36% पर ही है। तमिलनाडु में 100% से ऊपर, चंडीगढ़ में 100% से ऊपर, दिल्ली में ये लगभग 90% के आसपास। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, बिहार का सवाल है, बंगाल का सवाल है, पैसा हमारा है, हम पैसा देते हैं। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का मतलब यह है कि जो हम पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में, यदि हमारे लोग 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो उसका मात्र 30 से 35 रुपया ही उस इलाके में खर्चा हो रहा है। उसका मानक जो है, जितना पैसा हमने लिया है उतना पैसा खर्चा करना है। 100 रुपया यदि लिया है तो 100 रुपया आपको देना है। लेकिन ये जो उन्होंने कहा 1980-81 की रिपोर्ट आपके सामने है, आप समझिए कि इसके बारे में कभी भी किसी बैंक की शाखाएं नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के जो हालत हैं कि ग्रामीण एरिया में आज भी बैंक की शाखाएं नहीं है। आए हैं त्रिपुरा और संयोग से मेघालय के दोनों लोग बैठे हुए हैं, क्या हालत है। और उसी तरह से प्रोग्राम्स लाइक इरिगेशन, कहते हैं पूरा का पूरा नदी है, reclamation, communication and soil conservation should be taken up to provide employment to the unemployed or underemployed tribals. इरिगेशन की कोई सुविधा ही नहीं है, खेती की हालत जो है बहुत ही खराब है। उसी तरह से जो रिक्लेम करना है, जो जमीन जो है आप समझिए कि बनाना है, कई एक जो बंजर भूमि होगी, चीजें होंगी, उसको बनाने के लिए उसके लिए कोई भी बोर्ड नहीं है, सरकार एक्टिव ही नहीं है। और शेड्यूल 6 का एरिया तो और भी एक्टिव नहीं है। कम्युनिकेशन का तो बुरा हाल है, क्योंकि हाँ, नॉर्थ ईस्ट में तो और भी बुरा हाल है, क्योंकि इन्होंने जिंदगी भर जो है नॉर्थ ईस्ट का पूरा मालिकाना जो है वो कांग्रेस के पास ही रहा। आप ये समझिए कम्युनिकेशन की हालत क्या है। कम्युनिकेशन का हालत यह है कि बिल पर ही तो बोल रहा हूं कि आपने आज तक क्या नहीं किया और उसके कारण क्या समस्या है। वहां कम्युनिकेशन टेलीफोन लगेगा ही नहीं आपका, यूएसओ फंड पड़ा हुआ रहा, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की आवश्यकता है। माननीय मोदी जी की जब सरकार आई तो आपको पता है कि कैबिनेट में 2014 में जो है अब वो फोन लगना शुरू हुआ है और नॉर्थ ईस्ट का टेंडर हुआ है। अब आपके यहां जो है बीएसएनएल टावर लगाएगी, प्राइवेट कंपनियां आपके यहां टावर लगाने को तैयार नहीं है।
कम्युनिकेशन का ये बुरा हाल है। उसके बाद क्या है कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के बीच में जो है सिस्टम ऑफ एजुकेशन डेवलप करना है। एक शिलांग में यूनिवर्सिटी खुल गया, आप समझिए वो फेक सर्टिफिकेट बांट रहा है। चेयरमैन को जो है पकड़ने के लिए पूरा का पूरा गवर्नर राजखोवा साहब जो है उसके पीछे पड़े हुए हैं। उसका कारण यही है कि केवल टैक्स इंसेंटिव लेने के लिए और केवल चीजों के लिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एक्सप्लॉइट करने के अलावा आप लोगों ने कोई रास्ता नहीं पकड़ा। और इस कारण से इस तरह के बिल लाने से बहुत ज्यादा हमको नहीं लगता कि डेवलपमेंट हो सकता है। मेरा यह कहना है कि सबसे पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लेकर मिस्टर विंसेंट पाला को आना चाहिए, और वो कॉम्प्रिहेंसिव बिल ये हो कि जो फंक्शनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसका जो माहौल बिगड़ा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर जो फेथ नहीं है, स्टेट के ऊपर फेथ नहीं है, सेंटर के ऊपर फेथ नहीं है, स्टेट का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ऊपर फेथ नहीं है, तो उसको कैसे पार्लियामेंट्री प्रोसेस जो है अच्छा हो, उसको पहले माहौल कैसे बनेगा, माहौल के लिए क्या लेजिस्लेशन में चेंजेस हो सकते हैं, ये आपको सबसे पहले चेंज जो है आना चाहिए। उसके बाद जो वर्किंग का ईयर है, समय पर काम, टाइम बाउंड जितना भी काम है आप टाइम बाउंड, मैं ये कह रहा हूं कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जिससे कि ये आगे बढ़े। अब जो हो गया, क्योंकि इस देश में कोई कानून यदि आप बना देते हैं तो उस कानून को वापस लेने की कोई स्थिति आपकी नहीं होती है। तो मेरा ये कहना है कि टाइम बाउंड मैनर में हो। जैसे मैंने कहा ना कि 1600 करोड़ रुपया डोनियर मिनिस्ट्री में पड़ा हुआ है, कोई खर्चा करने को तैयार नहीं। खर्चा करने को क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि आपका जो डीपीआर है वो डीपीआर बनने में ही वक्त लग जाता है। फिर यह तय नहीं है कि कौन सा काम केंद्र सरकार करेगी, कौन सा काम राज्य सरकार करेगी, कौन सा काम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करेगी। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ऊपर जो काम है उसका एक समय निर्धारित होना चाहिए कि यह काम 6 महीने के अंदर होगा। जैसे कि आपको पता है कि अभी रिलेटिव सेक्टर का बिल जो है वेंकैया नायडू जी ने यहां पास किया। आपको पता है कि पूरा का पूरा यदि हमने बुक किया अपने मकान को तो 5 साल के बाद मकान मिलेगा कि 10 साल के बाद मकान मिलेगा, उसकी कोई समय सीमा ही नहीं निर्धारित थी, सारे केस में जा रहे थे। अब उन्होंने तय कर दिया कि उसका एनवायरमेंट क्लियरेंस कितने दिन में मिलेगा, लैंड की पोजीशनिंग कितने दिन में मिलेगी, उसकी क्रेडिट गारंटी कितने दिन में मिलेगी, उसका सप्लाई साइड कितना होगा, डिमांड साइड कितना होगा। तो एक कानून जो है उसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में एक बनाने की आवश्यकता है। और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का क्या रोल होगा, स्टेट काउंसिल का क्या रोल होगा और सेंटर का क्या रोल होगा, यह आपको देखने की आवश्यकता है। इसके बाद मैं आपको बताऊं जो वहां समस्या है जिसके लिए यह लेकर आए कि 30 से ज्यादा ये मेंबर ढूंढ रहे हैं। 30 मेंबर में आप ये समझिए कि मेघालय की मैं बात कर रहा हूं कि खासी हिल में जो है 29 लोग इलेक्टेड हैं, एक नॉमिनेटेड है। गारो में 29 लोग इलेक्टेड हैं, एक नॉमिनेटेड है। लेकिन जो जयंतिया हिल है आपका, उसमें 16 लोग इलेक्टेड हैं और 3 नॉमिनेटेड। आपको इसके बारे में आया समझ में? मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये जो नॉमिनेशन की पद्धति है, ये नॉमिनेशन की पद्धति कैसे निर्धारित हुई। जहां 30 लोगों का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वहां एक आदमी नॉमिनेट हो रहा है, और जहां 19 लोगों का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वहां 3 लोग नॉमिनेट हो रहा है। इसके बारे में भी बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें नॉमिनेट कौन होगा, कौन नॉमिनेट करेगा और किस तरह के लोग नॉमिनेट होंगे, उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं। आप समझिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन बनेगा, एमएलए कौन बनेगा, उसका एक क्राइटेरिया संविधान ने फिक्स कर रखा है। लेकिन आपके यहां कौन सदस्य होगा, यह नॉमिनेशन का जो है कोई क्राइटेरिया ही फिक्स नहीं है। दूसरा क्या है कि नॉमिनेट कौन करेगा, क्योंकि आर्टिकल 275 यह अधिकार गवर्नर को देता है। आर्टिकल 275 यहां के पूरे डेवलपमेंट के लिए, पूरे के पूरे विकास के लिए ये चीजें जो है गवर्नर को देता है। लेकिन यहां जो है कई एक राज्यों ने यह कर दिया कि गवर्नर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछकर यह काम करेगा। और जो नॉमिनेशन है सर, नॉमिनेशन कभी कभी आप समझिए कि कितना बड़ा सवाल हो जाता है। ये नॉमिनेशन की जो पद्धति है, मैं आपको बताऊं, चंडीगढ़ है बगल में से, चंडीगढ़ में हमेशा इंबैलेंस हो जाता है। खैर यहां तो इंबैलेंस होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन गवर्नर क्या कर सकते हैं।
चंडीगढ़ में जो नॉमिनेटेड क्राइटेरिया है वो इतना ज्यादा है कि मान लीजिए कि इलेक्शन होकर आप जीत भी गए, पिछली बार जब यूपीए की सरकार थी सर, तो उसमें हम लोग जो है जीत गए, भारतीय जनता पार्टी के जो है ज्यादा से ज्यादा पार्षद जीत गए और लगा कि अब हम लोग जो है वहां शासन चलाएंगे। लेकिन 50% के आसपास जो है नॉमिनेटेड था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती थी, उन्होंने अपने सारे लोगों को नॉमिनेट कर दिया और हम लोग सरकार नहीं बना पाए। तो ये इस तरह का जो ये है, इसमें क्राइटेरिया फिक्स करने की आवश्यकता है कि कौन होगा। उसके बाद जो है कि डिनॉमिनेट होगा कि नहीं होगा। एक मेंबर यदि नॉमिनेट होगा, जैसे हमारे यहां एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते हैं झारखंड असेंबली में, अब ऐसा हो गया है कि एंग्लो इंडियन मिलते ही नहीं है, झारखंड जैसे राज्य में एंग्लो इंडियन मिलते ही नहीं है। तो जब से वो झारखंड राज्य बना है 2000 से, तो पहले उनके पिताजी जो है वो एमएलए थे सर, और अब जो है उनके बेटे एमएलए हैं। सरकार कोई भी बने, वो लगातार जो है 17, 18, 20 साल से जो है लगातार वो एमएलए बने हुए हैं। तो इस तरह का जो सिचुएशन है, उसमें मैं आपको बताऊं कि ये करना चाहिए। इसके बाद कि गवर्नर यदि नॉमिनेट करते हैं, तो गवर्नर को नॉमिनेट करने के लिए किस तरह की कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि हमने वहां देखा है ये 6 शेड्यूल जो बना है उसके ट्रेडिशन के लिए बना है, उसके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए रखा है, संस्कृति को रिजर्व करने के लिए रखा है। तो उसको एक सलाहकार बोर्ड होना चाहिए जो नॉमिनेशन के लिए बढ़ाए। तो मुझे लगता है कि वो ये होगा। इसके बाद जो दूसरा है कि जो फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बाय गवर्नर, डिसोल्यूशन ऑफ पावर, स्टेट का क्या रोल होगा। मैं बार बार इस बात के लिए कह रहा हूं कि उसको लिखत पढ़त में कर लीजिए। लिखत पढ़त में यदि नहीं करेंगे तो स्टेट कोई दूसरा चीज इंप्लीमेंट करना चाहता है और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोई दूसरा चीज इंप्लीमेंट करना चाहता है। और जब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उसकी बात नहीं मानती है तो गवर्नर के माध्यम से उसको डिसॉल्व कर देते हैं। डिसॉल्व करने के बाद कितने दिनों के बाद इलेक्शन होगा यह भी कोई निर्धारित नहीं है। मतलब वो यदि हो सकता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है 6 महीने तक चुनाव ही नहीं हो, साल भर तक चुनाव नहीं हो, 2 साल तक चुनाव नहीं हो, क्योंकि वो कोई लिखत पढ़त में नहीं है। तो ये जो पावर है, इस पावर के लिए मुझे लगता है कि और भी एक बड़े कॉम्प्रिहेंसिव बिल की आने की आवश्यकता है। फिर पूरे दुनिया देश भर में हमने जो है एंटी डिफेक्शन के ऊपर बहुत जोर मारा है सर, क्योंकि एंटी डिफेक्शन होना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए, नहीं तो आया राम गया राम, दिन में किसी पार्टी में, रात में किसी पार्टी में। लोकसभा में भी ऐसा होता था, विधानसभा में भी ऐसा ही होता था। आप समझिए कि 6 शेड्यूल में कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं। एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे लागू होगा, इसके लिए भी एक कानून की आवश्यकता है। इसके बाद जो ऑडिट है, ऑडिट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फंड, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। करप्शन की जो बात जेबी पटनायक ने कही, और आपको पता है, मैंने आपको कहा कि यदि मैं यहां मंत्रालय में जाता हूं तो कई एक मंत्री को मैं देखता हूं कि वो किसी न किसी आदमी के माध्यम से यहां का काम जो है सेंटर में, चूंकि 90-10 का ये है और यहां केंद्रीय मंत्री लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं इनका क्या अनुभव है। हो सकता है कि हमारी सरकार आने के बाद चूंकि न खाएंगे न खाने देंगे, करप्शन पर जो है पूरा कंट्रोल होने की बात चल रही है, तो हो सकता है कि अब उस तरह के दलालों का, बिचौलियों का, ठेकेदार का जो है सामना कम हो रहा होगा हमारी सरकार से। लेकिन इसके पहले की जो सरकारें थी, जो इसके पहले की सरकारें थी सर, वो सरकार जो है वो ठेकेदार और बिचौलिया ये काम करता था। तो जिसका कारण यह है कि ऑडिट नहीं, C&AG का पूरा अधिकार नहीं है। तो ऑडिट की मेथोडोलॉजी कैसे हो, उसके बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद जो पावर और फंक्शन है हेडमैन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप 6 शेड्यूल में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो गए, इलेक्टेड बॉडी हो गए, एग्रीड। लेकिन यदि आदिवासी परंपरा की बात करते हैं, आदिवासी संस्कृति की बात करते हैं, तो प्रधानी सिस्टम जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और प्रधानी सिस्टम को यदि उसमें से खत्म कर देंगे तो पूरा का पूरा ट्राइबल कल्चर जो है वो उसको आप समाप्त कर देंगे। इसका जो पावर और फंक्शन है कि चीफ और हेडमैन जो होगा गांव का, उसका पावर क्या होगा, सिलेक्शन कौन होगा। यदि मान लीजिए एक प्रधान की डेथ हो गई तो दूसरा प्रधानी सिस्टम में क्या होगा, उसकी फैमिली से कोई आएगा, फैमिली वे में मान लीजिए कि 4 भाई है, वो क्या होगा, मान लीजिए उसी में 2 भाई है तो क्या होगा, ये कोई क्लैरिटी नहीं है। इस कारण से क्या होता है कि आप जो सिलेक्शन करते हैं, आपको जो सूट करता है वही आप करते हैं।
तो वो उसके बारे में होना चाहिए। उसके बाद जो मैनेजमेंट जो है, जो आपका जो मेन फंक्शन है कि प्राइमरी एजुकेशन को कैसे मैनेज करेंगे, और उसका जो टारगेट मैंने आपको बताया कि टारगेट आप फिक्स करेंगे कि इतने दिनों में जो है हम सभी बच्चों को, जैसे अब राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू एजुकेशन लागू करना है, राइट टू एजुकेशन लागू करना है, मिड डे मील स्कीम लागू करना है, आंगनबाड़ी लागू करना है, कैसे लागू करना है, तो कैसे लड़के और लड़कियां जो है नॉर्थ ईस्ट की अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, पढ़ाई हो जाए, उनकी बेसिक इनकम हो जाए। दूसरा जो फॉरेस्ट राइट की बात मैंने कही, जो कांग्रेस की सरकार ने वापस ले लिया और जिसके कारण कि ट्रैवल्स में जो है बहुत ज़्यादा समस्या हुई, और आप उसको खान और खनिज तक ले जा रहे हैं। खान और खनिज तो एक अलग चीज़ है, उसके लिए भी एक अलग से लेजिस्लेशन लाने की आवश्यकता है। लेकिन फॉरेस्ट जो उनका अधिकार है, जिसके कारण जो है हमारे बाप दादा जो है जिंदगी भर पढ़ते रहे, आगे आते रहे, उसमें फॉरेस्ट में हमारा क्या अधिकार होना चाहिए, किस तरह के अधिकार को हम बढ़ाएंगे। और उसके बाद जो इंक्वायरी का जो पावर है, क्योंकि जो करप्शन है, करप्शन में जेल कौन देगा, किस तरह के काम को जो है हमको आगे बढ़ाना है, इस तरह इंक्वायरी का पावर, आपके यहाँ इंक्वायरी का पावर नहीं, आपने जो है सिस्टम वो डेवलप नहीं किया है। विजिलेंस का सिस्टम किसी भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हमने आज तक नहीं देखा। तो वो इंक्वायरी का सिस्टम क्या होगा, ये अपने को जो है इस इंक्वायरी के सिस्टम को जो है आपको आगे ले जाना है। तो इंक्वायरी का सिस्टम जब वहां आएगा तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो इमेज भी चौपट हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट का, जैसे मान लीजिए त्रिपुरा है, त्रिपुरा अपने आप को कटा हुआ सा महसूस करता है। बर्मा का जो बॉर्डर है, आप ये समझिए कि यदि इस तरह का करप्शन नहीं होता, आपके इलाके में यदि इस तरह का करप्शन नहीं होता, तो नॉर्थ ईस्ट जो है ये इस देश का सबसे बड़ा हब होता। मार्केट के लिए पूरे दुनिया में भारत सरकार मार्केट तलाश रही, और नेहरू जी की एक बड़ी इच्छा थी कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक मिडिल हो जाए। 1960-62 में उनकी एक परियोजना थी, जो कि अब माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय गडकरी जी उस परियोजना को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका यह कहना था कि एशिया के मार्केट को यदि कंट्रोल करना है तो अपने को रोड कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। रोड कनेक्टिविटी कैसे होगी कि नॉर्थ ईस्ट के पूरे रोड से यदि हम 4 लेन का 8 लेन का यदि रोड पूरे नॉर्थ ईस्ट में बना देते, तो जो सिचुएशन है, सबसे पहले हम बर्मा चले जाते, बर्मा से हम थाईलैंड चले जाते, मलेशिया चले जाते, सिंगापुर चले जाते, इंडोनेशिया चले जाते, और वहां से लेके मनीला तक चले जाते। ये 1960-62 में नेहरू जी की कल्पना थी। और यदि चले जाते, बर्मा तक जा रहे थे, बर्मा से उसको आगे बढ़ाने की बात थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो सुमात्रा द्वीप और बाली द्वीप जो है वो रामायण महाभारत की जो बात कर रहे हैं, जो बातें रुक गई थी, उसको मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता थी। लेकिन हमने क्या किया, इस करप्शन ने, इस नेपोटिज्म ने, इस 6 शेड्यूल ने, इस कांग्रेस के मिस रूलिंग ने हालत यह कर दिए कि वहां लोग एक छोटे से रोड के लिए परेशान, वहां रोड एक आंगनबाड़ी बनाने के लिए परेशान, वहां यह है कि किस तरह से पूरा का पूरा पनबिजली परियोजना जो है, रिज्जू जी के एक, अब दिवंगत हो गए हैं इसीलिए मुझे बोलना बहुत उचित नहीं है, किस तरह से उन्होंने लाख के पर इतना लाख रुपया दो, इतना करोड़ रुपया दो, पर मेगावाट जो है वो पूरा का पूरा पानी जो है उन्होंने बेचने का काम किया। इस तरह के सिचुएशन में वहां के लोग अपने आप को एलूफ पा रहे हैं, वहां के लोग अपने आप को देश के साथ जो है जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और इस कारण से इंक्वायरी सिस्टम कैसे होगी आगे, इस इंक्वायरी सिस्टम को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी एक बड़ी आवश्यकता जो है देश महसूस कर रहा है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि यदि आप इन चीजों में आगे नहीं बढ़ेंगे, इन चीजों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, यदि अपने ट्राइबल पीपल के लिए, 6 शेड्यूल के एरिया के लिए, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए आज भी नहीं चेते, तो मैं ये कह सकता हूं जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, आरती
लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धुसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती। यदि आप नहीं करेंगे तो जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। इसी तरह का जो है नॉर्थ ईस्ट हमेशा परेशानी में रहेगा। इसीलिए एक बड़े कॉम्प्रहेंसिव लॉ की आवश्यकता है। उसके विकास के लिए हम सभी पार्टियां मिल बैठकर यदि फैसला करें तो निश्चित तौर पर हम नॉर्थ ईस्ट का विकास कर पाएंगे। नॉर्थ ईस्ट का विकास ही इस देश का विकास है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।